हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर गेट 2025 के लिए हमारा जो गेट एक्सेल है, लाइफ साइंस का कोड है, इसके लिए क्या है, हम प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट है वो कवर कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने देख लिया था कैसे मिनरल्स जो है उनकी कमी से क्या होता है, क्या डिफिशियंसी देखने को मिलती है प्लांट में, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, किसी भी मिनरल्स की डिफिशियंसी से। ये सब चीजें हमने कवर कर ली थी। फिर बाद में हमने देखा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब आज हम देखेंगे कि कोई भी मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है वो अगर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में दिया जाए या फिर बहुत लो अमाउंट में दिया जाए हमारे प्लांट को, तो उससे क्या देखने को मिलता है, प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये चीज तो आपको भी पता होगी। अगर बहुत एक्सेस अमाउंट में अगर हम कुछ खा रहे हैं जबकि हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमें इतने की ही रिक्वायरमेंट है, हम इतना ज्यादा खा रहे हैं कुछ भी, तो वो चीज हमारे एक्सेस जो है बॉडी में जा रही है, वो कुछ ना कुछ तो हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगी ही। और इसी तरह से जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट है इतना खाने की, बट हम इतना सा खा रहे हैं, तो इसकी डिफिशियंसी के इफेक्ट भी हमारी क्या बॉडी में दिखाई देंगे। तो सेम यही चीज हमारे प्लांट के ऊपर भी वर्क करती है। कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है तो भी बहुत ज्यादा टॉक्सिटी के जैसे काम करती है, और बहुत कम अमाउंट में हम देते हैं तो उसकी डिफिशियंसी के सिम्टम्स हमारे प्लांट को देखने में मिलते हैं। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे टॉक्सिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, समझा दिया मैंने होता क्या है, एक बार अपन लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज ऑलवेज इन लो अमाउंट। तो आपको पता है माइक्रो है मतलब कि लो अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को। देयर इज ए नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑप्टिमम। फिर है मॉडरेट डिक्रीज। अगर डिक्रीज होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट तो कोज द डिफिशियंसी सिम्टम्स, एंड मॉडरेट इंक्रीज होगा तो क्या है, कोज करेगा ये टॉक्सिसिटी। ये देखो ये लाइन है, अगर बहुत थोड़ा सा भी कम हुई इसकी रिक्वायरमेंट, प्लांट में ऐसे रिक्वायरमेंट है 5 पॉइंट की, लेकिन इसमें 4 या 3 पॉइंट की हम प्लांट को दे रहे हैं, तो क्या है, इसकी डिफिशियंसी के सिम्टम्स हमारे प्लांट को देखने में मिलेंगे। बट अगर हम मॉडरेट इंक्रीज भी कर देते हैं इसकी अमाउंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, प्लांट में थोड़ी सी ही इंक्रीज अगर हम कर रहे हैं, तो ये क्या है, टॉक्सिटी की तरह फंक्शन करता है हमारे प्लांट के लिए। Any mineral concentration, iron concentrations in tissue that reduce the dry weight of tissue by 10% is considered toxic. Toxic concentration is variable for the some micronutrients in different plants and also variable for different micronutrients in some plants. अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हमारा जो Mn है, मैग्नीज क्या है, टॉक्सिटी followed by appearance of brown spots surrounded by chlorotic veins, impact of manganese toxicity। ठीक है, ये जो मैग्नीज होता है ये टॉक्सिटी जो है वो दिखाई देते हैं। इसकी क्या है, जो अमाउंट है थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती है तो ब्राउन स्पॉट की तरह क्या है, ये दिखाई देता है। फिर है मैग्नीज competes with iron and magnesium for अपटेक। मैग्नीज हमारे होता है, मैग्नीशियम होता है हमारे ये। फिर है मैग्नीज कम्पीट करता है मैग्नीशियम के साथ फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम्स। मैग्नीज इनहिबिट करता है कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को इन शूट अपेक्स। शूट अपेक्स यानी हमारा जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसमें। अब कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एक्सेस अमाउंट में अगर हमारा मैग्नीज में इम्पैक्ट इंड्यूसेस डिफिशियंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर हम मैग्नीज दे देते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या है, हमारे आयरन पे, मैग्नीशियम पे एंड कैल्शियम पे पड़ता है। What appears as symptoms of magnesium toxicity may actually be the deficiency symptoms of iron, magnesium and calcium। आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉक्सिटी लेवल कैसे फंक्शन करता है। अब है अपटेक ऑफ मिनरल आइंस। मिनरल आइंस जो है प्लांट हमारे सॉइल से एब्सॉर्ब करते हैं रूट हेयर के थ्रू। तो यहाँ वही चीज बताई गई है, जो अपटेक होता है आपको पता है हमेशा अपटेक जो होगा मिनरल्स का या वाटर का वो पैसिवली ही नहीं होगा। चलो वाटर का तो पैसिवली हम मान सकते हैं, बट हमारे मिनरल्स है वो हमेशा पैसिवली ही वो प्लांट्स के थ्रू क्या है मिनरल्स को एब्सॉर्ब करे, वो पॉसिबल नहीं। ये एक्टिवली भी एब्सॉर्ब करते हैं हमारे मिनरल्स को एंड पैसिवली भी एब्सॉर्ब करते हैं। तो यहाँ है ऑन मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्सॉर्ब बाय द रूट्स।
फर्स्ट है मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में क्या है हमारे जो मिनरल्स है वो सॉइल में रहता है, विच कैन नॉट मूव पैसिवली। अब आपको पता है आइंस जो होता है कभी भी वो पैसिवली मूवमेंट नहीं कर सकते या मूव नहीं कर सकते हैं एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके लिए इनके पास क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना कंपल्सरी, तभी क्या है हमारे आइंस या चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं। Concentration of minerals in the soil is usually lower than the concentration of minerals in the root। हमेशा क्या है सॉइल में रूट के कंपेयर में जो मिनरल्स का अमाउंट होता है या कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है कंपेयर टू रूट। Therefore most minerals must enter the root by active absorption into the cytoplasm of epidermal cells। अब है हमारे Although some ions also move into the epidermal cells passively, क्या है कुछ आयंस जो है वो पैसिवली भी क्या है एपिडर्मल सेल्स के थ्रू क्या है ले लिए जाते हैं, बट कुछ कुछ में क्या है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी क्या है हमारे मिनरल्स को अपटेक करते हैं या फिर लेते हैं। द एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल्स is partially responsible for the water potential gradient in roots and therefore for the uptake of water by osmosis। Studied on mechanism of absorption of element revealed that the process of absorption can be demarcated into two main process। तो कौन कौन सी प्रोसेस है, एक इनिशियल फेज होती है हमारे और एक फेज कौन सी होती है हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस या फेज। तो हम देखते हैं इनिशियल फेज क्या होती है और मेटाबॉलिक फेज क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है हमारे अगर कोई भी जैसे कि बहुत सारा हमारे पास खाना पड़ा है 2-3 kg पड़ा है तो स्टार्टिंग में हम क्या खूब सारा खाते जाएंगे, लेकिन एक सैचुरेशन लेवल आने के बाद हम क्या करते हैं धीरे धीरे खाते हैं, बहुत स्लो चीज को हम लेते हैं। तो वही चीज प्लांट के साथ स्टार्टिंग में क्या बहुत ज्यादा मिनरल्स को इनको सबको एब्जॉर्व करते रहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में वो प्रेजेंट रहते हैं हमारे मिनरल्स सॉइल में फ्री फॉर्म में, लेकिन धीरे धीरे क्या है उनका वो अपटेक करते जाते हैं, उनका नंबर कम होता जाता है तो वो धीरे धीरे करने लग जाते हैं वही सारी प्रोसेस। तो यहाँ क्या है The phase of uptake involve an initial rapid uptake of ions into the outer free space, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है आउटर सरफेस के ऊपर ही फ्री फॉर्म में बहुत ज्यादा मिनरल्स एंड आयंस जो है वो पड़े रहते हैं। तो ब्रैकेट में दिया हुआ है दिस स्पेस कंप्राइजेस सेल वॉल एंड इनर सेलुलर स्पेस दैट इज एपोप्लास्ट। ये एक पैसिव प्रोसेस होती है क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है तो वो पैसिवली ले लेते हैं। नॉन सेलेक्टिव होती है, एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर एटीपी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं हो रही क्योंकि ये चीज पैसिवली हो रही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत हाई है तो हाई से लो की ओर यहाँ मूवमेंट हो रहा है। इन दिस फेज ऑफ अपटेक ऑफ आयन आर टेकन स्लोली इनटू द इनर स्पेस। अब यहाँ क्या है थोड़े ऊपर की लेयर में जो प्रेजेंट थे हमारे मिनरल्स उनको अपटेक कर, अब थोड़ा सा उसके नीचे वाली लेयर में जाएंगे तो हमें क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेस इन्वॉल्व बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सिम्प्लास्ट। और ये चीज हमारी एक्टिव भी हो सकती है एंड पैसिव भी हो सकती है। पैसिव मूवमेंट थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आयन चैनल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। और एक्टिव मूवमेंट कैसा होता है प्रोटीन पंप के थ्रू या फिर एटीपी की रिक्वायरमेंट के थ्रू क्या है एक्टिव जो मूवमेंट होता है अपटेक होता है उसको किया जाता है। द मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड, जो मूवमेंट होता है आयंस का उसको इफ्लेक्स बोला गया है एंड इनवर्ड मूवमेंट जो होता है उसको इनफ्लेक्स और आउटवर्ड मूवमेंट जो होता है उसको इफ्लेक्स बोला गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना मूवमेंट को फ्लेक्स बोला गया है, इनवर्ड मूवमेंट को बोला गया है इनफ्लेक्स और आउटवर्ड मूवमेंट को बोला गया है इफ्लेक्स। तो आपको ये तीनों टर्म भी लर्न होनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि दो मेन फेज होती है इसके अंदर मिनरल्स को अपटेक करने की। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। मिनरल एब्जॉर्प्शन जो होता है उसके क्या क्या मेथड्स है, एक है पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो पैसिव में आपको पता है हमारे डिफ्यूजन होता है, मास फ्लो होता है, मास फ्लो में वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर यहाँ काम होता है। डिफ्यूजन में भी वही चीज होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या है इनका मूवमेंट होता है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव। तो पैसिव हम देख रहे हैं इट अकर्स विदाउट एनर्जी, यहाँ क्या है विदाउट एटीपी के पैसिव जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो करवाया जाता है। अब है इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये सारे टर्म्स बता चुकी हूँ, अब हम मिनरल्स के रेस्पेक्ट में इन चीजों को वापस पढ़ रहे हैं। तो डिफ्यूजन में क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मिनरल्स में डिफ्यूज इनटू रूट
cell form the soil solution. अब मास फ्लो में क्या होता है, इस मेथड के थ्रू क्या है, मिनरल्स मूव अलॉन्ग विद द बल्क फ्लो ऑफ वाटर अंडर द हाई रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. ये क्या है, वाटर जब मूव करता है, हमारे ट्रांसपीरेशन जब बहुत ज्यादा होता है तो वाटर क्या है हमारे आता जाता है और ऊपर से ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू लॉस होता रहता है. तो उस दौरान भी क्या है हमारे बल्क में या मास में क्या है, मिनरल्स भी वाटर के साथ मूव करते हैं हमारे प्लांट के अंदर. अब है सेकेंड हमारे एक्टिव absorption. In this method, ions move from less concentrated soil solution to more concentrated cell shape. ठीक है, तो सच मूवमेंट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एटीपी यहाँ क्या है हमारी रिक्वायरमेंट होती है. एक्टिव का मतलब आपको सबसे पहले ये है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या है मूवमेंट हो रहा है एंड यहाँ पर एटीपी का यूज होगा. कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ रूट हेयर सेल्स एक्टिवली पंप आयंस फ्रॉम द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल्स. अब है लाइक ऑल सेल्स द एंडोडर्मल सेल्स have many transport proteins embedded in their plasma membrane. They let some solute across the membrane but not others. ठीक है, अब है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होता है एंडोडर्मल सेल्स के आर कंट्रोल पॉइंट है हमारे, क्योंकि एंडोडर्मल जो लेयर है या सेल्स है इसके अंदर क्या है कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जो कि मूवमेंट जो है उसको रोकती है, मतलब कि एपोप्लास्टिक जो पाथवे होता है उसको स्टॉप करती है एंड देन यहाँ से हमारे क्या है सिम्प्लास्टिक पाथवे वर्क करता है. The root endodermis, because of this layer of suberin, has the ability to actively transport ions in one direction only. ठीक है, एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल डिपेंड्स अपॉन डिफॉस्फोराइलेशन. एटीपी को क्या है ये ब्रेक डाउन करता है एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप में पीआई में. ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन मिनरल आयंस का कैसे होता है. हमने दोनों मेथड्स देख लिए एक्टिव एंड पैसिव में कैसे क्या होता है. अब हम ट्रांसलोकेशन देख रहे हैं मिनरल एंड आयंस का. फर्स्ट ऑफ ऑल आयंस हैव रीच्ड जाइलम थ्रू एक्टिव और पैसिव अपटेक और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू. ठीक है, या तो इन दोनों के अलग अलग सेपरेटली या तो पैसिवली अपटेक होगा या फिर एक्टिवली होगा या फिर दोनों साथ साथ करेंगे, कहीं पे एक्टिव कहीं पे पैसिव. फर्दर ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्टेम ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज थ्रू द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम. द चीफ सिंक for the mineral elements are the growing regions of the plant such as the apical and lateral meristem, young leaves, developing flowers, fruits, seeds and the storage organs. Unloading of mineral ions occurs at the fine vein ending through diffusion and actively uptake by cells of zinc. ठीक है, सोर्स से क्या है हमारे लोड किया जाता है जो भी हमारा फूड बना है उसको, जैसे शुगर्स बनती है हमारी सुक्रोज शुगर जो है वो, अब उसको अनलोडिंग की जाती है हमारे सिंक के अंदर. मिनरल आयंस आर फ्रीक्वेंटली remobilized particular from older sensing parts. Older drying leaves export much of their minerals content to younger leaves. तो यहाँ क्या बोला गया है, जैसे कि जो लीफ बहुत एजिंग वाली हो जाती है, उसका सनेसेंस होने वाला या फिर गिरने वाली है वो, या फिर बहुत ओल्ड हो गई है, अगर ओल्ड हो गई है तो वो गिरने वाली होगी. अब लीव्स जो है वो प्लांट से डिटैच होगी तो उस दौरान क्या करती है, जो मिनरल्स वगैरह उस लीफ में थे या उस प्लांट में थे वो क्या है यंग लीव्स या यंग जो ब्रांचेस निकल रही है उनके अंदर क्या है उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. सिमिलरली बिफोर लीफ फेल इन deciduous plants minerals are removed to other parts. Elements most rapidly mobilized are phosphorus, हमारे फॉस्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है एंड पोटेशियम को ध्यान रखना है. कुछ एलिमेंट्स हैं दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है. कैल्शियम आर नॉट रीमोबिलाइज, कैल्शियम कभी भी रीमोबिलाइज नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना. एन एनालिसिस ऑफ द जाइलम exudate showed that through some of the nitrogen travels as inorganic ions, much of it is carried in the organic form as amino acid and related compounds. Similar small amount of phosphorus, sulfur are
एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको पता है इंटैक्ट फॉर्म में क्या है, नाइट्रोजन को प्लांट कभी भी यूज में नहीं लेते हैं। पहले यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है उसको पहले हम क्या है अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अमोनियम आयन क्या है, थोड़ा कम टॉक्सिक होता है हमारे प्लांट के लिए कंपेयर टू, क्योंकि इंटैक्ट फॉर्म में कभी भी हमारे नाइट्रोजन को प्लांट नहीं लेता है, उसको पहले क्या है, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम यहाँ हेल्प करता है, वो अमोनियम आयन में उसको कन्वर्ट करता है एंड देन उसके बाद नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या है, प्लांट उसको इंटैक्ट करता है, क्योंकि अमोनियम आयन है वो भी थोड़ा बहुत अमाउंट में टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो जो ये नाइट्राइट फॉर्म है हमारी NO3, ये मोस्ट यूजफुल फॉर्म है हमारे नाइट्रोजन की। इसको बहुत ज्यादा प्लांट के लिए यूजफुल होती है, इसको अपटेक करते हैं हमारे प्लांट। वैसे इसको अमोनियम आयन को भी कर सकते हैं या नाइट्रेट आयन को भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे स्टेबल आयन बनता है। इन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मिनरल डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब है कंक्लूजन क्या देखा, हेंस इट इज नॉट दैट वी कैन क्लियरली make a distinction and say categorically that xylem transports only inorganic nutrients while minerals as was traditionally believed। यहाँ क्या बोला गया, जाइलम जो होता है वो किसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, जबकि फ्लोएम हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब है सॉइल को, आपको पता है सॉइल में हर चीज अवेलेबल होती है, तो सॉइल क्या है, सॉइल एज रिजर्वियर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बी अवेलेबल टू द रूट ड्यू टू विथरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। ठीक है, आपको पता है सॉइल एक ऐसी चीज है जहाँ क्या है, हर चीज प्रेजेंट है, वहां से क्या है, हमारे प्लांट की ग्रोथ होने के लिए इसेंशियल सारी चीजें होती है जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होती है। दिस प्रोसेस enrich the soil with dissolved ions and inorganic salts. Since they are derived from the rock minerals, their role in plant nutrients is referred to as mineral nutrients. Soil consists of a wide variety of substances. अब है thus soil plays several roles, काफी सारे रोल प्ले करती है। soil is reservoir of for plants। फिर है soil सप्लाई करती है मिनरल्स एंड हर्बीवोर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए, soil सप्लाई करती है एयर हमारी रूट्स के लिए, soil एक्ट एज ए मैट्रिक्स स्टेबलाइज करती है हमारे प्लांट को। ठीक है, ये सारे हमारे soil की फंक्शंस हैं। In terrestrial habitat, soil is the site for decomposition. ठीक है, since deficiency of essential minerals affect the crop yield, there is often a need for supplying them through fertilizers. ठीक है, both macronutrients and micronutrients form components of fertilizers and are applied as per need. ठीक है, micronutrients and macronutrients जो है हमारे फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, इनकी जैसे जैसे नीड होती है प्लांट को वैसे वैसे हम इनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये था हमारा मिनरल न्यूट्रिएंट्स का पूरा टॉपिक जो हमने क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। ये रह गया था क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता हमारा वीडियो। ये सारे सिम्टम्स हमने किसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो आपको पता है कोई भी चॉकलेट होती है वो डायरेक्ट हम इंटैक्ट फॉर्म में थोड़ी खाते हैं, पहले चोको पाउडर होता है। ठीक है, फिर उसको हम यूजेबल फॉर्म में उसको उसके अंदर कुछ शुगर ऐड करते हैं, थोड़ा सा मिल्क ऐड करते हैं, उसके बाद ही क्या है हम चॉकलेट को खा पाते हैं। डायरेक्ट ऐसे तो नहीं हम चोको पाउडर है वही हम भागते रहते हैं, वो खा भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा कड़वा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट क्या है इंटैक्ट फॉर्म में नहीं लेते हैं। तो यहाँ क्या करता है प्लांट, सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक हमारी नाइट्रोजन होती है इसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है NH4+ में। अब अमोनियम आयन से यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट्स में। ठीक है, फिर यहाँ से ये कन्वर्ट होती है नाइट्रेट आयन्स में NO3। ठीक है, तो ये है हमारे नाइट्राइट एंड ये है नाइट्रेट एंड ये है अमोनियम आयन। ये तो आपको पता ही है
एटमॉस्फेरिक हमारे नाइट्रोजन है। इस तरह से क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिया जाता है एंड यहाँ पर इसको अलग अलग फॉर्म्स में यहाँ कन्वर्ट किया जाता है, फिर इससे इसमें कन्वर्ट किया जाता है एंड इससे नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनियम आयन में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है हम ये भी पढ़ेंगे। फिर अमोनियम आयन से नाइट्राइट कैसे बन रहा है, इसके लिए भी एक प्रोसेस वर्क करती है एंड नाइट्राइट से नाइट्रेट आयंस कैसे बन रहे हैं, यहाँ पर भी क्या है एक प्रोसेस वर्क करती है। तो एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे। तो अगर हम देखना चाहे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में अमोनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर अमोनियम आयन से नाइट्रेट या नाइट्राइट बनता है, तो इसको बोलते हैं हमारे नाइट्रिफिकेशन। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारे चैप्टर को पढ़ते हैं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ क्या है, apart from carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen is the most prevalent element in living organisms. Nitrogen is the constituent of amino acid, amides, nucleic acid, enzyme, protein, hormones, chlorophylls and many of the vitamins. Nitrogen is a limiting nutrient for both natural and agricultural ecosystems because parts compete with microbes for the limited nitrogen that is available in soil. नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है एज 2 नाइट्रोजन एटम्स में। आपको पता है नाइट्रोजन इस तरह से एग्जिस्ट करता है हमारे, इसी तरह से ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट करता है। ये कुछ मॉलिक्यूल क्या है सिंगल फॉर्म में नहीं रहता है, ये क्या है 2 मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं। अब यहाँ क्या है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट, जॉइंट बाय ए वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के साथ ही क्या है जॉइंट रहता है। अब है हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में क्या है रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। अब है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो अमोनिया होता है इसको क्या है हमारे NO3 में कन्वर्ट किया जाता है और ये किस प्रोसेस के थ्रू, ये होता है ऑक्सीडेशन। फिर है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, कोई भी आयन होता है उसको अमोनिया में हाइड्रोलाइसिस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। फिर डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट आयन जो रहता है उसको वापस से रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या है हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ कौन सी प्रोसेस क्या है, ये बायोलॉजिकली एज वेल एज एबायोलॉजिकल होती है, बायोलॉजिकली ये भी बायोलॉजिकली, एंड डीनाइट्रिफिकेशन बायोलॉजिकली एंड एबायोलॉजिकली दोनों होती है। आपको डायग्राम से एक बार मैं समझाऊं, ये देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ आ रही है, ये है हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। ये यहाँ से हमारे आ रही है, आ गई। अब यहाँ अमोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू इसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब अमोनियम आयन में ये कन्वर्ट हो गई है, फिर यहाँ पर क्या है इसको नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, हमारे नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयंस में कन्वर्ट किया जा रहा है। एंड उसके बाद क्या है एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या है ये वापस से हमारे इन्वायरमेंट में जा रही है। अब यहाँ पर कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करते हैं, यहाँ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करते हैं, या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया काम करते हैं। यहाँ कुछ बैक्टीरियाज भी जो है हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ये था पूरा एक नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पर क्या है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी वापस से जो हमारे नाइट्राइट आयन बना था उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। ऐसे डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इस तरह से राउंड या चलती रहती है, इसलिए इसको साइकिल बोला गया है। क्योंकि नाइट्रोजन आती है उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रेट नाइट्राइट एंड वापस डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू वापस अपना नाइट्रोजन आयंस की फॉर्म में वापस चली जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारी एक साइकिल की तरह यहाँ फंक्शन करता है। अब है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप का होता है, ये मैंने आपको बताया था, एबायोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली। तो एबायोलॉजिकली क्या होता है, इट इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। ये अपने आप में फिर से 2 टाइप की होती है। एक फर्स्ट तो होती है नेचुरल या इलेक्ट्रिकल, सेकंड होती है इंडस्ट्रियल या फिर आर्टिफिशियल। तो हम अगर देखें इलेक्ट्रिकली, इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। यहाँ क्या होता है, कुछ लाइट्स होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है जो कि प्रोवाइड करवाते हैं इनफ एनर्जी हमें नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड
में कन्वर्ट करने के लिए। अब है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के क्या है, यहाँ एनर्जी यूवी रेडिएशन एंड लाइटनिंग आ रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो रही है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या क्या बता रखा है यहाँ, NO, NO2, अब है N2O, ठीक है, इन ऑक्साइड्स में इसको कन्वर्ट कर रखा है। अब आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉम्बिस्टिशंस, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल exhaust and power generating stations are also source of atmospheric nitrogen oxide। यहाँ क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, वाटर वेपर मिलकर के क्या बनाते हैं, एसिड HNO2 का होता है नाइट्रस एसिड, HNO का होता है नाइट्रोक्सिल, ठीक है। तो यहाँ क्या है, रेन एंड डिसोशिएटेड यहाँ बोला गया, तो हमारे नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है एंड H+ आयन के फॉर्म में क्या है, डिसोशिएट हो जाता है। इसी तरह से हमारे नाइट्रोक्सिल क्या है, ये NO- में एंड H+ में डिसोशिएट हो रहा है और HNO2 हमारे नाइट्राइट एंड H+ में डिसोशिएट हो रहा है। दिस नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड NO आर अपटेक बाय प्लांट्स एंड यूटिलाइज। तो यहाँ क्या, ये फॉर्म जो होती है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट हमारा अपटेक करता है या फिर उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल फॉर्म होती है हमारे नाइट्रोजन की। फिर है इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल हार्बर मेथड, यहाँ पर काम करता है अमोनिया के प्रिपरेशन में। तो क्या होता है, एक बार हम देखें, हार्बर मेथड ऑफ अमोनिया प्रिपरेशन, यहाँ नाइट्रोजन प्लस में H, जो हाइड्रोजन गैस होती है हमारी, ये मिलकर के क्या है, अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। दिस अमोनिया इज फर्दर इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूरिया, यूरिया के फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड होती है। यूरिया यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर बाय फार्मर, फार्मर क्या है, बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में क्या है, हमारे यूरिया को यूज में लेते हैं। अब बायोलॉजिकल फिक्सेशन हम देखते हैं, ये हमने देखा था एबायोलॉजिकल फिक्सेशन। Only certain prokaryotic species are capable of fixing nitrogen. रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना एक रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। द एंजाइम नाइट्रोजनेज, ये देखो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये, which is capable of nitrogen reduction is present exclusively in prokaryotes. Such microbes are called nitrogen fixers या bioazotrophs। तो यहाँ क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो नाइट्रोजन होता है हमारा N2 फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको नाइट्रोजनेज एंजाइम के थ्रू क्या है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। ये एक रिडक्शन प्रोसेस होती है। बाय बैक्टीरिया दे फिक्स नाइट्रोजन इन 3 डिफरेंट वेज। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, एक सिम्बायोटिक होता है और एक होता है साइनोबैक्टीरिया, फिर एक होता है लेस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये 3 है। तो पहला देखते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को फ्री लिविंग वे में। एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर, श्रैंकिया, रोडोस्पेर्मम, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, रोडोस्यूडोमोनास एक्सेट्रा। अब है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, काफी टाइप के जो सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन आर नॉन होता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम इज द लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक में क्या होता है, दोनों एक साथ म्यूचुअली रहता है कि मैं आपको बेनिफिट दूंगा तो आप भी उसके बदले मुझे कुछ बेनिफिट देंगे, इस तरह का रिलेशन यहाँ चलता है। तो ये इस तरह का रिलेशन हमारे नाइट्रोजन का और बैक्टीरिया का कहाँ चलता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें चलता है। और लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होता है वहां पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, तो बैक्टीरिया यहाँ क्या होता है, इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं, बदले में बैक्टीरिया को क्या मिलता है, फूड प्रोवाइड करवाते हैं हमारे प्लांट्स। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन इन रूट्स इस एन नोड्यूल्स, नोड्यूल्स के फॉर्म में। दीज नोड्यूल्स आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑन रूट्स, रूट्स के ऊपर इस तरह से नोड्यूल फॉर्म में इस तरह से लगे हुए रहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ बैक्टीरिया, वो क्या कौन से प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। राइजोबियम है, एक फ्रैंकिया है, एजोराइजोबियम है एंड ब्रेडीराइजोबियम, सिनोराइजोबियम, ये सारे हमारे बैक्टीरिया की स्पीसीज है, मतलब बैक्टीरिया। अब है राइजोबियम, roots of several legumes such as alfalfa, sweet clover, sweet pea, lentils, garden pea, broad beans, claves beans, ये सारे प्लांट्स में क्या है, राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। फ्रैंकिया ये क्या है, रूट ऑफ एलनस उस प्लांट में रहता है। एंड एक नॉन लेग्यूम प्लांट हमारा कैजुरीना, उसमें भी ये
फ्रैंकिया राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एक है एजोराइजोबियम, ये है सस्पेनिया जो है उसके रूट स्टेम में नोड्यूल्स के फॉर्म में रहता है। एक है ब्रेडिराइजोबियम या सिनोराइजोबियम, ये रहता है हमारे सोयाबीन जो प्लांट है उसकी रूट्स में नोड्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, राइजोबियम क्या है हमारी रोड शेप का होता है, जबकि फ्रैंकिया है फिलामेंटस टाइप का बैक्टीरिया। ये दोनों क्या है हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में रहते हैं हमारे सॉइल में, बट एज सिम्बायोट्स होते हैं, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। थर्ड है हमारे लूज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको बहुत कम रखते हैं, लूज करते हैं। दिस इज सिम्बायोसिस विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन, यहाँ नोड्यूल का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। एजोस्पाइरिनम विथ मेज रूट्स के अंदर क्या है एजोस्पाइरिनम जो हमारा बैक्टीरिया है वो यहाँ काम करता है बिना नोड्यूल फॉर्मेशन के। अब है हमारे बाय साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये फिक्स करती है नाइट्रोजन का इनसाइड स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। यहाँ क्या होती है हमारी जो सेल होती है उसके अंदर क्या है इस तरह से एक खड्डे लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। तो यहाँ क्या है इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हेटेरोसिस्ट बनती है हार्ड होती है, इसमें क्या होता है हमारे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन बाय टू वेज। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग कैसे करते हैं हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी, हम देखते हैं एक बार। They fix nitrogen without help of host, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलोटेरिया, ओलुसीरा, स्लेंड्रोस्पर्म एक्सेट्रा। ऑसिलोटेरिया और ओलुसीरा जो है एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सेशर है हमारे पैडी फील्ड में, जो राइस की फील्ड होती है उसमें, एंड स्लेंड्रोस्पर्मम जो है एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सेशर है शुगर केन में एंड मेज फील्ड में। यहाँ क्या है कुछ एल्गी जो है जैसे कि नॉस्टॉक हुआ, एनाबिना हुआ, ऑसिलोटेरिया हुआ, ये क्या करते हैं नाइट्रोजन को क्या करते हैं बिना होस्ट के क्या है फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्स विदाउट हेल्प ऑफ होस्ट टिश्यू के। ठीक है, अब कुछ एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं पैडी फील्ड में एंड कुछ हमारे क्या है एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सेशन है शुगर केन एंड मेज के फील्ड में, यानी मक्का की जो खेत होती है उसके अंदर। अब है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मेक सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑलमोस्ट विथ एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन प्लांटिक किंगडम। प्लांटिक किंगडम जो होता है इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट के साथ। अब कुछ हम ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल देख रहे हैं एंड उनके कौन कौन होस्ट होते हैं वो चीज भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक स्पीसीज है एंथोसिरोटा, एक है हमारा एनाबिना, सॉरी नॉस्टॉक की नहीं एनाबिना की स्पीसीज है हमारे एंथोसिरोटियम, फिर है एनाबिना एजोला, फिर है एनाबिना हमारे साइकेडिया, ये सारी हमारे एनाबिना के स्पीसीज हैं। ठीक है, तो एनाबिना एंथोसिरोटिया जो होता है एसोसिएशन रखता है एसोसिएट विथ थैलस ऑफ एंथोसिरोस। एंथोसिरोस हमारे क्या है एक ब्रायोफाइटा है, इसके थैलस के साथ क्या है हमारा एनाबिना क्या है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना करके रखता है। ये क्वेश्चन जो है हमारे आरपीएससी भी पूछती है, फर्स्ट ग्रेड में बहुत अच्छे से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एनाबिना एजोला क्या करता है ये एसोसिएशन रहता है एसोसिएट रहता है विथ कंपाउंड लीफ ऑफ एजोला पिन्नेटा। टेरिडोफाइट जो है हमारा एक फर्न है और बहुत स्मॉल होता है टेरिडोफाइट, बहुत स्मॉल टेरिडोफाइटा हमारे एजोला। ठीक है, अब है एनाबिना साइकेडिया, ये एसोसिएट रहता है कोरल रीफ ऑफ साइकस। साइकस क्या है एक हमारा जिम्नोस्पर्म है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेरिडोफाइटा के साथ जो है एनाबिना की एक अलग स्पीसीज काम कर रही है, ब्रायोफाइटा में जो एंथोसिरोस है उसके साथ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एनाबिना उसकी अलग स्पीसीज है, जबकि जिम्नोस्पर्म में जो साइकस है उसकी कोरल रूट के साथ एसोसिएशन में रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एनाबिना साइकेडिया जो कि एक अलग स्पीसीज है एनाबिना की है। ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है बट सिम्बायोटिक एसोसिएशन में देखा जाए तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो हमारा एनाबिना ही, बट उसकी तीन अलग अलग स्पीसीज एसोसिएशन करती है। अब है नॉस्टॉक की स्पीसीज या स्पीसीज का नाम ये है, ये एंजियोस्पर्म एंड हमारा एंजियोस्पर्म का नाम है जो कि स्टेम के साथ करता है एंड एक रूट है उसके साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। अब जो रूट है एंजियोस्पर्म की वो है ट्राइफोलियम। ठीक है, एंड जो हमारी स्टेम है गुनेरा उसके साथ क्या है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है हमारा नॉस्टॉक। तो यहाँ तक
हमने देख लिया कि कैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, कैसे नाइट्रोजन की सारी चीजें उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, कौन कौन से बैक्टीरिया होता है जो हेल्प करता है। अब हम देखेंगे बायोलॉजी का नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, ये चीज बहुत लंबी खिंच जाएगी, तो ये हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो कि इससे रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिससे उन बच्चों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू।